हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको यूरोप में राष्ट्रवाद जो इतिहास का चैप्टर 1 है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको लेकर आए हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको जो क्या करना है, सभी जो है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने की कोशिश करना है, याद करने की भी कोशिश करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस जो था उसकी अध्यक्षता किसने की, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, गैरीबॉल्डी, काउंट काबूर, विलियम प्रथम और मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिक ने किया था वियना कांग्रेस की अध्यक्षता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस जो था, इस वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र यानी कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, यह क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस जो था वो जो वियना कांग्रेस में सम्मिलित नहीं था। अब यहाँ आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहे कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ। सामंतवाद के मतलब आप जानते हैं, सामंतवाद के मतलब जो होता है, इसमें क्या होता है, भूमि के एक निश्चित टुकड़े को क्या किया जाता है, किसी सामंत के द्वारा एक निश्चित कृषि कार्य के लिए दे दिया जाता है, वही सामंतवाद होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है, यानी 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 ईस्वी में फ्रांस में सामंतवाद का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो थी वह कब लागू की गई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है अगला जो क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1804 में। 1804 में जो है नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था। गैरीबॉल्डी जो था वो पेशे से क्या था। ऑप्शन आपके सामने है, सिपाही था, किसान था, जमींदार था कि नाविक था। इन चारों ऑप्शन में से एक राइट आंसर होगा। आप सबसे पहले इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, नहीं पता है आप आंसर देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था, तो इसका 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी नाविक था। गैरीबॉल्डी पेशे से नाविक था। यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। महादेश अगर बोले हम तो महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप को ही महादेश के नाम से जाना जाता है। इसमें किसी प्रकार की डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। तो किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, कौन से महाद्वीप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप महादेश के अंतर्गत जो आते हैं वर्तमान में इटली और जर्मनी। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहे 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। एड्रियानोपुल की संधि के बारे में आप जानते हैं, किसके साथ हुई थी। तो 1829 में हुई थी एड्रियानोपुल की संधि, और यह जो संधि हुई थी तुर्की और रूस के बीच। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है तुर्की और रूस के बीच जो है एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अब यहाँ है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871। ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1871 में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहे बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त हुआ। तो यस, इसका राइट आंसर हम बताने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। 1860 में, 1861 में, 1862 में, 1863 में। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1862 में। 1862 में जो है बिस्मार्क प्रूसिया का चांसलर
नियुक्त हुआ था। तो बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब बनाया गया था? 1862 में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद ही आसान क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर जो था विक्टर इमैनुअल के द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन में देखिए, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि फ्रांस में किस शासनवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप देखकर बताएंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बुर्बो राजवंश। बुर्बो वंश की स्थापना जो है कि फ्रांस में शासन जो था उसमें वियना कांग्रेस का शासन था और वियना कांग्रेस द्वारा एक वंश की स्थापना की गई। उस वंश का नाम था बुर्बो राजवंश। पुनर्स्थापना की गई। पुनर्स्थापना कहने का मतलब यह राजवंश पहले से था और इसको हटा दिया गया, फिर से इसकी स्थापना की गई। और किसके द्वारा की गई? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। इतना बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासी थे, उनके लिए कौन सा देश था कि वह जो क्या बन गया? प्रेरणा स्रोत बन गया। ज्ञान विज्ञान, सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान विज्ञान का प्रसार अगर देखा जाए तो एक देश से हुआ था और यह यूरोपीय देश था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान से जो था। यहाँ से ज्ञान विज्ञान जो थे पूरे विश्व में फैलते चले गए। यहीं से ज्ञान विज्ञान का शुरुआत हुआ। लोगों के अंदर चिंतन करने की जो है अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई। इन सारी चीज़ों की क्या हुई? व्युत्पत्ति हुई। तो इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा कि यूरोप वासियों के लिए जो ज्ञान विज्ञान का प्रेरणा स्रोत था वो यूनान था। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी जो था उसका संबंध किस संगठन से था, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेटारिया, डायट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी संगठन से जो था मेजनी का संबंध था। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्मन राइन राज्य जो था इसका निर्माण किसने किया था, यह क्वेश्चन है। यहाँ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। तो बोल रहे जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट जो था जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन किसकी संस्था थी, यह क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए जलवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं समंतों की। तो यह जो है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है व्यापारियों की संस्था थी। जलवेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान से क्या करना है, इसको समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह की नीति जो थी इसका अवलंबन किसने किया? क्वेश्चन है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम प्रथम।
तो विलियम प्रथम किसने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए ध्यान में रखना है जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ओटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो जो था उसको कहाँ का राजा घोषित किया गया, यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। तो यहाँ जो है ओटो को कहाँ का राजा घोषित किया गया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी है यूनान। यूनान का राजा घोषित किया गया ओटो को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है 1830, 1832, 1836, 1842। और कब घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए 1832 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? फ्रांस की उस संस्था का नाम बताना है जिस संस्था ने लुई 16वां और उसकी पत्नी जो रानी थी उसको फांसी की सजा दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन। कन्वेंशन एक संस्था थी जिसने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ आपको अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने सारे हम वीडियो लेकर आए आपके लिए, जितने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे ताकि सभी वीडियो आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।